दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपको सत्यम क्लासेस पर। तो गाइज, आज हम पढ़ाएंगे आपको परिवहन के बारे में, जो कि क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 3 में दिया गया है। परिवहन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। परिवहन आप सिंपल समझिए, उपयोगी पदार्थों को शरीर में रखना और अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर कर देना ही परिवहन कहलाता है। यहाँ हम लिखा दिए हैं, उपयोगी पदार्थों का शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाना तथा अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना ही परिवहन कहलाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे हम परिवहन किसे कहते हैं। तो उपयोगी पदार्थों का शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी जिसका उपयोग नहीं होता है उसको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ हम लिखे हैं, पौधों में परिवहन कैसे होता है। पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, यहाँ लिखा है पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए, आप पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, इसको आप सिंपल समझिए। एक कोशिकीय पौधों, जैसे कि एक कोशिकीय पौधा हो गया आपको क्लेमाइडोमोनास, उसके बाद हो गया आपको यूग्लिना, एवं सरल बहुकोशिकीय पौधों, मतलब कुछ पौधा बहुकोशिकीय तो हैं लेकिन सरल हैं, यानी कि सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। दोस्तों आप ये लिख लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि विसरण क्रिया द्वारा इनमें से किस में पदार्थों का परिवहन होता है। तो आंसर या तो ऑप्शन में मिल जाएगा आपको क्लेमाइडोमोनास या यूग्लिना या शैवाल, ये सब इसमें होता है। ये कोशिकीय पौधा है और एक है जो मात्र शैवाल क्या है, बहुकोशिकीय है लेकिन बहुत छोटा है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, पदार्थों का परिवहन किस क्रिया से होता है, तो विसरण क्रिया से होता है। नेक्स्ट यहाँ हमने लिखाया है, जाइलम एवं फ्लोएम में संवहन ऊतक लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होती हैं। ये जो संवहन ऊतक हैं, संवहन मतलब जो खाद्य पदार्थों का मतलब ढोने का काम, संवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है कोई चीज़ को, उसे बोलते हैं हम संवहन करना, यानी ट्रांसपोर्ट करना। तो जाइलम एवं फ्लोएम में संवहन ऊतक लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होती हैं। पूछेगा जाइलम एवं फ्लोएम में संवहन ऊतक किस रूप में होती हैं, तो लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होती हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ मेंशन किया है, जाइलम एवं फ्लोएम जड़ से तना होते हुए पत्तियों तक फैले होते हैं, यानी दोनों ऊतक, ये जो जाइलम और फ्लोएम दोनों ऊतक हैं, जो बहुकोशिकीय में जो बड़े बड़े बहुकोशिकीय हैं उसमें होता है संवहन यही जाइलम और फ्लोएम से। तो ये दोनों का दोनों ऊतक जड़ से लेके और पूरा मतलब तना तक क्या होता है, जड़ से तना होते हुए पूरा पत्ती तक फैले होते हैं, और दोनों का अलग अलग काम है। जाइलम का जहाँ काम है जल एवं खनिज लवण का मतलब संवहन करना, ठीक वहाँ पर फ्लोएम का काम है खाद्य पदार्थों का संवहन करना। दोनों का अपना अलग अलग काम है। यहाँ मेंशन किया है जल एवं खनिज लवण, यानी कि मिनरल साल्ट का अवशोषण पौधा जड़ के मूलरोम द्वारा करते हैं। पूछेगा कि मतलब जल एवं खनिज लवण का अवशोषण पौधा कहाँ से करते हैं, तो जड़ से करते हैं, लेकिन जड़ में एक मूलरोम होता है जिसे बोलते हैं रूट हेयर, इंग्लिश में रूट हेयर के द्वारा पौधा वहाँ से करता है जल एवं खनिज लवण का अवशोषण। अगला मेंशन किया है, जाइलम ऊतक जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुँचाता है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि पूछेगा कि जाइलम का काम क्या है या इनमें से कौन जल संवाहक ऊतक हैं। तो आप सिंपल याद रखिए कि जल संवाहक ऊतक कौन है, जाइलम, यानी जौ से होता है जल और जौ से क्या होता है, जाइलम। तो आप याद रखिए कि जौ बराबर जौ होता है। जाइलम किसका संवहन करता है, तो जाइलम ओनली करता है वाटर, यानी कि जल का संवहन करता है। जाइलम किसका संवहन करता है, तो वाटर यानी कि जल। जौ बराबर जौ क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन जल का संवहन करता है, तो आंसर आएगा जाइलम। उसके बाद पूछेगा निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थों का संवहन करता है, तो आंसर आएगा या स्थानांतरण करता है, तो आंसर आएगा फ्लोएम। फ्लोएम का काम है पौधा में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, जबकि जाइलम का काम है जल का स्थानांतरण करना और खनिज लवण का स्थानांतरण करना पूरे पौधे में। अब एक बात आप जान लीजिए, वैसे हम आगे मेंशन किए हैं यहाँ पे जाइलम के बारे में डीप में।
जाइलम, यह जल संवाहक ऊतक हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन है। पूछेगा इनमें से कौन जल संवाहक ऊतक है, तो आंसर आएगा जाइलम। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, तो आंसर आने वाली है जाइलम। जाइलम की कोशिका क्या होती है, तो मृत होती हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने मेंशन किया अगला, यह जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है। तो जल एवं खनिज लवण का परिवहन कौन करता है, तो आंसर आने वाला है जाइलम। जाइलम ऊतक का काम है जल एवं खनिज लवण का परिवहन करना। उसके बाद हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है फ्लोएम के पूरे कार्य। फ्लोएम यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन ऊतक खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, आंसर आएगा ऑप्शन में जाइलम, फ्लोएम या और कुछ भी दे देगा, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आएगा सिर्फ अगर खाद्य पदार्थ का बोल रहा है स्थानांतरण करता है तो आंसर आएगा फ्लोएम, और जल का अगर स्थानांतरण बोले तो जाइलम। लेकिन पूछेगा इनमें से कौन संवहन ऊतक हैं, बहुत ही मतलब थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संवहन ऊतक हैं, ऑप्शन आएगा जाइलम, फ्लोएम, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आप लगाएंगे दोनों। संवहन का अर्थ हुआ दोनों ढोने का कार्य करता है, यानी पहुंचाने का कार्य तो करता है दोनों। जाइलम भी काम करता है पहुंचाने का, जो कि जल पहुंचाता है, और फ्लोएम भी काम करता है पहुंचाने का, जो कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तो संवहन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन संवहन ऊतक है, तो अगर संवहन ऊतक की बात किया जाए तो दोनों है संवहन ऊतक। एक बार एग्जाम में आया था, जनरली स्टूडेंट इसमें फंस गया था कि निम्नलिखित में से कौन संवहन ऊतक है, तो जनरली स्टूडेंट लगा के आया था जाइलम, लेकिन संवहन ऊतक दोनों हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक हैं। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। पहला है ये तो बता दें, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाएं जीवित होती है, तो आंसर आएगा फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। तीसरा, इनमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ होता है। यह भी इम्पोर्टेंट लाइन है, मतलब पूछेगा इनमें से कौन द्विदिशीय हैं, तो द्विदिशीय कौन आएगा, द्विदिशा मतलब ऊपर भी जाता है खाद्य पदार्थ जड़ से लेकर छिप तक, और छिप से लेकर जड़ तक करता है फ्लोएम, यानी फ्लोएम द्विदिशीय ऊतक हैं। यानी इनमें से कौन या इनमें से कौन खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ करता है, तो आंसर आएगा फ्लोएम। जबकि जाइलम में सिर्फ मतलब खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की तरफ होता है, और फ्लोएम में खाद्य पदार्थ यानी कि जाइलम सिर्फ खनिज लवण एवं जल का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर करते हैं, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण नीचे से ऊपर एवं ऊपर से नीचे दोनों तरफ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हैं, इसमें चालनी नलिकाएं पाए जाते हैं। भर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें चालनी नलिकाएं पाई जाती है, निम्नलिखित में किसमें चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो आंसर आने वाली है फ्लोएम में। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाया जाता है, फ्लोएम ऊतक में चालनी नलिकाएं पाया जाता है। नेक्स्ट, पौधा में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, यही सुक्रोज के रूप में पौधों में खाद्य पदार्थ क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और खाद्य पदार्थ जमा किस रूप में होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में जमा होता है। यहाँ नेक्स्ट मेंशन है कि पौधों में स्टार्च के रूप में खाद्य पदार्थ जमा रहता है। स्टार्च के रूप में खाद्य पदार्थ क्या रहता है, जमा रहता है। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम जल हानि के क्रिया भी कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन के बारे में आप समझिए। पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी सबसे पहले अगर सिंपल डेफिनेशन आपको हम बताएं तो वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो पौधा मतलब अपने पत्ती से यानी रंध्र से पानी निकालता है, और जो पानी निकलता है वही क्या कहलाता है, इसका वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जितना भी पौधा है सब अपने पत्ती में किसके द्वारा, तो पत्ती में मतलब छोटा छोटा छिद्र होता है, उसे हम रंध्र कहते हैं, और उसी रंध्र के माध्यम से पौधा पानी निकालता है, उसे ही बोलते हैं क्या, वाष्पोत्सर्जन। और पौधा मात्र अगर 100% जल लिया तो 90% पानी जो है
अपने पत्ती के माध्यम से, यानी पत्ती में जो पाया जाता है रंध्र, उसी के माध्यम से उसको वाष्पोत्सर्जित कर देते हैं, यानी पूरा वायुमंडल में चला जाता है, फिर से उड़ जाता है। फिर मात्र मतलब जो पौधा है 10% जल अपना यूज करता है और बाद बाकी 90% जल फिर से वायुमंडल में चला जाता है। तो आई होप आप वाष्पोत्सर्जन समझ चुके होंगे। इसमें मुख्य रूप से जल की हानि होती है। इसमें मुख्य रूप से क्या होती है? जल की हानि। अगर हम आपको बता दें तो जहाँ पर बहुत सारा वृक्ष है, जहाँ पर बहुत सारा पेड़ पौधा है, वहाँ पर मतलब बारिश थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन वहाँ ज़्यादा होता है। वाष्पोत्सर्जन हुआ तो फिर से जितना भी मतलब जल पौधा लिया है तो 90% जल फिर से वायुमंडल में चला जाता है। और जो वायुमंडल में चला जाता है जल, तो फिर बादल बन जाता है, फिर बादल बन के उस एरिया में पानी होता है। तो यही मतलब इसको बोलते हैं जल हानि की क्रिया। और ये क्रिया पौधा मतलब एक बार मतलब पतझड़ के मौसम आता है, 15 या 20 दिन के लिए पतझड़ आता है। तो पतझड़ जब आता है तो पतझड़ के समय पौधा मतलब थोड़ा जल्दी स्टोर करके रख लेते हैं भोजन स्टोर करके इसीलिए रख लेती हैं क्योंकि वहाँ पर मतलब जब पूरा पत्ता अपना गिरा देता है तो भोजन बना नहीं पाता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा भोजन बनाता है वो कहाँ से? तना से अपना कुछ भोजन बनाता है। और जैसे आदमी क्या है, अब कोई आदमी रोज़ा किया या कोई आदमी दशहरा है, तो दशहरा में वैसे उपवास में रहा, तो मतलब खाने के लिए तो जीने के लिए भी खाता है, थोड़ा मोड़ा 2 सेब खा लिया, कुछ मिल्क वगैरह अपना ले लिया, मतलब जीने के लिए खाता है। ठीक उसी प्रकार रोज़ा में भी होता है। वहाँ सब ये सब मुस्लिम लोग करते हैं, जब रोज़ा ये पूरा 30 दिन का पर्व होता है ईद, तो उसमें जो करते हैं रोज़ा 30 दिन, तो उसमें थोड़ा मोड़ा अपना खाना लेते हैं शाम को, और फिर भर दिन चलता है, फिर शाम में थोड़ा मोड़ा लेता है। तो उससे क्या, सिर्फ जीने के लिए खाते हैं। ठीक उसी प्रकार पौधा अपना पहले से स्टोर करता है या फिर थोड़ा मोड़ा तना के माध्यम से बना लेता है अपना खाना, और उससे के माध्यम से अपना वो सर्वाइव कर लेता है। तो वही होता है जब पतझड़ के मौसम में पौधा अपना उसी तरह अपना जी लेता है। यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है। पत्तियों में कहाँ पर? तो रंध्र के द्वारा। पत्तियों में उपस्थित रंध्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोमाटा, आपको एग्जाम में लिखा होगा इसे हिंदी में एस्टोमाटा के द्वारा यह क्रिया होती है। पत्ती में बताया है पाया जाता है एस्टोमाटा, और एस्टोमाटा की क्रिया के द्वारा रंध्र किसे कहते हैं? तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रंध्र। और उसी छिद्र के माध्यम से पौधा वाष्पोत्सर्जित करती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम मेंशन किया है, यह एक शारीरिक क्रिया है, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या है? यह फिजिकल वर्क है, यह एक शारीरिक क्रिया है। मतलब पौधा अपना शरीर के माध्यम से, मतलब अपना एक तना के माध्यम से, अपना पत्ती के माध्यम से करता है ना, पत्ती के माध्यम से करता है। तो इसलिए बोलेंगे कि ये जो मतलब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, ट्रांसपायरेशन, यह एक फिजिकल क्रिया है। यह एक फिजिकल यानी कि शारीरिक क्रिया है। अब आएंगे हम वाष्पोत्सर्जन को थोड़ा देखेंगे नियरेस्ट से। तो एक मकई के पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल इस क्रिया से छोड़ता है। मतलब एक मकई आप लोग जानते होंगे, मकई मेज, एक जो मकई का पौधा है भर दिन में, यानी एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी को क्या करती है? वाष्पोत्सर्जित करती है, यानी कि पूरा वायुमंडल में छोड़ देती हैं। एक मकई का पौधा 3 से 4 लीटर करती है एक दिन में बर्बादी। फिर आगे एक सेब का पौधा एक दिन में 10 से 20 लीटर पानी का क्या करती है? वाष्पोत्सर्जित करती है वायुमंडल में। अब यहाँ पर हम लिखे हैं कि एक पत्ती 1 घंटा में लगभग अपने वजन के बराबर पानी को क्या करती है? वाष्पोत्सर्जित करती है। एक पत्ती 1 घंटा में लगभग अपने वजन के बराबर जल छोड़ता है, यानी वाष्पोत्सर्जित। मतलब कोई पत्ती है, उसका वजन मान लीजिए आप आई थिंक 25 ग्राम है, मान लीजिए कि 25 ग्राम पत्ती का वजन है, तो 1 घंटा में वह 25 ग्राम पानी वाष्पोत्सर्जित कर देगी आराम से। आप आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है ये। अगर कोई पत्ती है उसका वजन मान लीजिए 25 ग्राम है, तो 1 घंटा के बाद वो 25 ग्राम पानी वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जित आराम से कर देगी। आगे यहाँ मेंशन किया है, एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के करीब 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित करती हैं या करता है। मतलब अब कोई पेड़ है, जितना दिन वह अपने संपूर्ण जीवन काल, मतलब उसका जो होल लाइफ, मान लीजिए कोई पेड़ है उसका वजन है, मान लीजिए कोई पेड़ है उसका वजन है 100 kg, मान के चलिए 100 kg है, 100 kg कोई पेड़ है उसका वजन है,
अब जितना दिन वो जिएगा, बोलता है कि एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का करीब यानी लगभग 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। मान लीजिए कि वो कितना 100 साल जिया, अपने भार का 100 गुना, मतलब मान कितना उसका वजन है, कितना 100 kg। अब वह जितना दिन इस धरती पे जीवित रहेगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करेगा, जीवित रहेगा, तब तक वह अपने वजन का 100 गुना, उसका वजन कितना है पेड़ का 100 kg, और उसमें 100 से आप गुना कराइए। 100 से गुना जब आप मतलब कीजिएगा तो इसमें आ जाएगा 1 पर 4 टाइम 0, 1 2 3 4 0, यानी कि हम इसे मतलब हो गया अब लीटर में, ये क्या हो गया लीटर में, यानी कि 10,000 लीटर पानी को क्या करेगा पेड़ वाष्पोत्सर्जित करेगा, यानी कि बर्बाद करेगा, जल का हानि करेगा। यानी एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का 100 गुना, हम मान लिए हैं यहाँ पे, मान लिए हैं कि किसी पौधा का वजन है 100 kg, और जितना वजन है उसमें 100 से गुना करवा दिए, उतना पानी बर्बाद करता है, अपने भार का 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। आई होप क्लियर हो गया है ये लाइन। उसके बाद यहाँ मेंशन किया है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल एवं उष्मा दोनों की हानि होती है। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो उसमें जल का तो हानि होता ही है, लेकिन साथ साथ उष्मा का भी हानि होता है। रियलिटी है, जब गर्मी लगता है, अब गर्मी लगता है तो उसमें जल एवं मतलब दोनों चीज़ होता है, जल एवं उष्मा। गर्मी लगता है तो क्या है, एक तो पानी शरीर से निकल रहा है, पानी शरीर से निकला, अगर आपको पता करना है कि उष्मा की हानि कैसे होती है तो आप जाइए पंखा में जाने के बाद कुछ देर के बाद उसमें जितना भी पसीना है, पसीना से उष्मा निकल जाएगा। उष्मा जब निकल जाएगा तो पूरा बॉडी कूल हो जाएगा, बिल्कुल कूल। पता चल जाएगा कि मतलब वाष्पोत्सर्जन क्रिया में क्या जल एवं उष्मा दोनों की हानि होती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ठंडा, पूरा बॉडी ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसमें से उष्मा गायब हो गया है मतलब पंखा में फैन के अंदर जाने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किए हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में बता दिया जल एवं उष्मा दोनों की हानि होती है। वाष्पोत्सर्जन को जल हानि की क्रिया भी कहते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। वाष्पोत्सर्जन को जल हानि की क्रिया कहते हैं। रंध्र का काम क्या है सो जानिए आप। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन है रंध्र यानी स्टोमाटा। रंध्र का काम है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बदल देना, किस में, कार्बन डाइऑक्साइड को बदल देना ऑक्सीजन में। रंध्र का काम है, जब रंध्र पत्ती में पाया जाता है, पत्ती लिया कार्बन डाइऑक्साइड और उसको किस में, फिर विसरण क्रिया के माध्यम से उसको O2 में बदल के और अपना निकाल लेता है। रंध्र का काम है CO2 को O2 में बदलना। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से पौधों में तापमान की, हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। वाष्पोत्सर्जन, यहाँ समझिए आप, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से पौधों में तापमान का नियंत्रण होता है। हाँ, वाष्पोत्सर्जन जब होता है, ये मतलब ट्रांसपायरेशन, इसमें पौधा का जो मतलब टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर कंट्रोल होता है। मानव में भी ठीक वैसे ही है। अगर मानव में अगर आपको पसीना आ रहा है तो पसीना से क्या होता है, मुख्य रूप से मतलब जो शरीर का टेम्परेचर है, टेम्परेचर मेंटेन होता है, मतलब शरीर का तापमान क्या होता है, कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है जब किसी व्यक्ति को पसीना आता है। जनरली मतलब ये अच्छा बात है पसीना आना। अगर पसीना आपको आ रहा है ठीक ठाक तो समझिए आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, आप मतलब ज़्यादातर जल्दी बीमार नहीं हो पाएंगे आपका, चूँकि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है मेंटेन हो पाता है, पूरा कंट्रोल में रहता है। पसीना आता है और पसीना से पसीना के थ्रू मतलब बैक्टीरिया भी शरीर से बाहर निकलता है, और ये टेम्परेचर भी मेंटेन होता है मानव शरीर में भी और पेड़ पौधा में भी। वाष्पोत्सर्जन क्रिया से टेम्परेचर का कंट्रोल होता है, यानी नियंत्रण होता है। नेक्स्ट वही बात हम समझा दिए हैं कि पौधा अपना मतलब जड़ के थ्रू अगर 100% पानी अगर ले रहा है, खींच रहा है, तो मात्र सिर्फ अपना डेली लाइफ में यूज करता है पौधा 10%, और 90% को क्या करता है, वायुमंडल में छोड़ देता है, यानी कि फिर से वाष्पोत्सर्जित करता है, उड़ा देता है। नेक्स्ट यहाँ है मिट्टी के जल में, यानी मिट्टी कहाँ, धरती के अंदर मिट्टी के जल में अनेक लवण, मुख्य रूप से मिट्टी के जल में पाया जाता है नाइट्रोजन और फास्फोरस घुले रहते हैं। मिट्टी के जल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, यही पौधा मतलब अपने मूल रोम के द्वारा खींचता है। अब यहाँ एक पढ़ा दिया ऑस्मोटिक
यानी ये प्रासरण, ऑस्मोसिस होता है, सॉरी ऑस्मोसिस। प्रासरण द्वारा मूलरोम केवल जल का अवशोषण करता है, मतलब यानी एक जड़ में क्रिया होता है यहाँ प्रासरण। ये तो प्रासरण विधि द्वारा पौधा मूलरोम से क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। मतलब ये सब 12th में इसके बारे में डीपली स्टडी होगा। यहाँ पर सिर्फ इतना आप याद रखिए कि प्रासरण द्वारा मूलरोम केवल जल का अवशोषण करता है। प्रासरण पौधों के जड़ में एक मतलब होता है प्रोसेस, वहाँ पर उसी प्रोसेस से पौधा अपना क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने मेंशन किया है, पौधों खनिज लवण का अवशोषण आयन के रूप में करता है। मतलब जो पौधा है खनिज लवण का रूप अवशोषण करता है आयन के रूप में। आयन मतलब वही कैटायन और या ऋणायन। कैटायन या मतलब एक होता है प्लस चार्ज के रूप में या तो माइनस के रूप में, यही होता है आयन। जैसे NaCl क्या है, NaCl लवण है, तो इसमें होता है Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस में होता है और Cl किस में, माइनस में होता है। इसी को बोलते हैं आयन के रूप में। आयन मतलब या तो प्लस कैटायन या तो धनायन। एक होता है कैटायन या धनायन, इसको बोलेंगे धनायन, इसको बोलेंगे कैटायन। इसी रूप में या तो प्लस के रूप में या तो माइनस के रूप में, इसको बोलते हैं आयन। तो पौधों खनिज लवण का अवशोषण किस रूप में करता है, आयन के रूप में अपना कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया है जाइलम एवं फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक हैं। बताए हैं, हम बता भी दिए हैं पूरा डीप में प्रीवियस बिहाइंड, मतलब शुरू में बता दिए थे, मतलब बता दिए थे आपको कि जाइलम एवं फ्लोएम दोनों कौन सा ऊतक है, संवहन ऊतक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दोनों संवहन का काम करता है। नेक्स्ट हम बताए हैं ये स्थानांतरण के बारे में। स्थानांतरण इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन, सॉरी इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसलोकेशन। स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन। पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को स्थानांतरण करते हैं, यानी कि ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यानी पौधा के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल, जो खाद्य पदार्थ जल के रूप में जलीय घोल के रूप में तैयार हो गया है, वही जब मतलब एक भाग से दूसरे भाग में जाएगा, हमेशा जाता है उच्च सांद्रता वाले भाग से निम्न सांद्रता वाले भाग में, तो उसे ही क्या बोलते हैं, स्थानांतरण बोलते हैं, यानी ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। फिर यहाँ वही बात हम लिखा दिए हैं कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में सदा यानी कि हमेशा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों में होता है। हमेशा मतलब खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण कहाँ होगा, मतलब जहाँ खाद्य पदार्थ अधिक हैं वहाँ से कम वाले की ओर। जैसे मतलब ऐसे ही मतलब उसका भी मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई नदी है, तो नदी में हमेशा जिस नदी में ज़्यादा पानी होगा ऑटोमेटिक जिस नदी में कम पानी है उसमें जाएगा। यही प्रोसेस है, इस मतलब यही प्रोसेस आप 12th में अच्छा से जानेंगे। उष्मा में भी यही होता है, हीट में हीट का जो ट्रांसफ़र है हमेशा ज़्यादा वाले से कम वाले में जाता है। वैसे ही खाद्य पदार्थों में भी होता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण उच्च सांद्रता वाले से कम निम्न सांद्रता वाले और होता है। जैसे अगर आपको सिंपल बताएं, कोई नदी है, नदी में ज़्यादा पानी है और कोई बगल नदी में कम पानी है, तो ऑटोमेटिक ये है कि जिस नदी में ज़्यादा पानी है और जिस नदी में कम पानी है, ऑटोमेटिक ज़्यादा पानी वाले नदी का पानी कम पानी वाले नदी में जाएंगे। ठीक उसी प्रकार खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है उच्च सांद्रता वाले भाग से निम्न सांद्रता वाले भाग की ओर। और वही बात हम यहाँ पर एक मेंशन कर दिए हैं कि फ्लोएम में एक दिशीय क्रिया होती है, बताए हैं। सॉरी यहाँ पर सही लिखा है, मतलब सॉरी थोड़ा बोलने में डिस्टर्ब हो गया, दिक्कत। फ्लोएम में द्विदिशीय क्रिया होती है। द्विदिशीय मतलब दोनों तरफ बताए हैं कि फ्लोएम का काम है जड़ से छिप तक खाद्य पदार्थों का पहुंचाना और फिर छिप से जड़ तक लाना। किसका काम है ये? यह है फ्लोएम का काम। फ्लोएम का काम है, तो फ्लोएम में क्या हो गया? फ्लोएम में द्विदिशीय क्रिया हो गया दोनों तरफ। इसे ही बोलते हैं जड़ से छिप तक खाद्य पदार्थ फिर पहुंचेगा और फिर छिप से जड़ तक पहुंचेगा, इसे बोलते हैं द्विदिशीय। जबकि जाइलम में ठीक इसका उल्टा, ठीक मतलब अलग होता है। जाइलम का काम है कि मतलब जल एवं खनिज लवण को जड़ से लेकर छिप तक पहुंचाना, सिर्फ जाइलम। तो इसके उसमें कौन सा क्रिया होता है? एक दिशीय, यानी एक दिशा में सिर्फ। जाइलम में एक दिशीय क्रिया होती है एक दिशा में, जबकि फ्लोएम में द्विदिशीय क्रिया होता है दोनों दिशा में, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ।
तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे ये जो परिवहन है ट्रांसपोर्ट। और इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद हो जाएगा, बताए हैं अगला मतलब पार्ट में ये रक्त परिवहन के बारे में। ये तो खाद्य पदार्थों का परिवहन था पौधा में, तो आप लोग इसे क्लियर कट समझ चुके होंगे। तो आई होप आप इसे क्लियर कट समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको मतलब शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच दबा कर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।